साथियों, कल के दिल्ली में जो दिल दहला देने वाली घटना घटी है उसके बारे में बात करने के लिए आज मैं आपसे जुड़ा हूं। कल शाम 6:52 पर लाल किले के पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे। आपको लास्ट तक जुड़े रहना है इस लेक्चर से, इस वीडियो से, और समझना है कुछ बारीकियों को। कुछ हम ओपिनियन भी बनाएंगे इस लेक्चर के बाद, समझेंगे इस बम ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कैसे जुड़े हैं, कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ इस मामले में बरामद हुआ है। तो 6:52 पर पहले टाइमलाइन देखें कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उससे सिर्फ 3 घंटे पहले लाल किले के पार्किंग में एक कार पार्क होती है, I-20। एक आदमी का फुटेज भी जो है जारी हुआ है, जो कार से झांक कर देख रहा है, जैसे कि आपको अभी सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। 3 घंटे बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। उसके थोड़े समय पहले जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है। फरीदाबाद पे एक जगह रेड पड़ती है। एक कुछ न्यूज चैनल बता रहे थे कि इसमें लगभग 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। नहीं, ये आरडीएक्स नहीं है, ये अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट की आपको याद दिलाऊं, अगर आप कुछ समय पहले 2020 में एक घटना घटी थी लेबनान के बेरूत में, वहां भी अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका भंडारण किया जा रहा था। और अमोनियम नाइट्रेट जो है ये अपने आप में खतरनाक विस्फोटक है। क्यों ये लोग इसको जमा कर रहे थे, किससे इसके लिंक जुड़े हैं, कौन से आतंकी संगठन हैं जिनके तार इससे जुड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान में हाई अलर्ट हो गया है। कल ही पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत हमला ना कर दे। कुछ तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन बैठे हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है। कई तरह के प्रश्न हैं जिनकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से। तो शाम का समय था 6:52, 10/11/2025, दिन सोमवार है। इस समय घटना घटती है लाल किले से लगभग 300 मीटर दूर एक बम ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार है कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। पहले खबर आती है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री बयान जारी करते हैं जिसमें कहा जाता है कि 8 मौतें हुई हैं। इसके बाद अस्पताल एक सूची जारी करता है जिसमें 9 मौतों की जानकारी दी जाती है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिलती है। लगभग 7:15 पर जो दमकल कर्मी है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, उनको मैसेज जाता है, कॉल जाता है। कौन प्रभावित हुए हैं? तो स्ट्रीट वेंडर्स प्रभावित हुए हैं, खरीदारी करने और घटनास्थल से गुजरने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। कौन सी टीमें हैं जिनको रिस्पांस टीम कहा जा सकता है? तो इसमें दिल्ली पुलिस शामिल है, अभी फिलहाल हरियाणा पुलिस शामिल है, स्पेशल सेल और फायर ब्रिगेड के लोग इसमें शामिल हैं जो रिस्पांस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं। 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों को जो है घायल हो जाना, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न उठ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई साजिशें जो है इसके पीछे दिखाई पड़ रही हैं। कौन सी साजिश हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफरा तफरी में ही ब्लास्ट हो गया? उसका कारण यह है कि थोड़े समय पहले ही जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियां हुई और फरीदाबाद में भी एक छापा पड़ा जहां 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। तो धमाके से ठीक पहले सोमवार के दिन फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। यह फरीदाबाद के अल फलाह निजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। लखनऊ में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड है डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर आदिल अहमद। ये 2 लोग और हैं जो मेन साजिशकर्ता माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक शाहीन शाहिद जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिनकी गाड़ी है डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, जिसमें से AK-47 और बहुत तरह के हथियार बरामद हुए। ये जो आतंकी हैं जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवाल उल हिंद, इनसे इनका लेना देना है, इनके अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का ये हिस्सा है, ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। 2500 किलो विस्फोटक बनाने वाला केमिकल मिला। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे और डॉक्टर शाहीन की कार से AK-56 राइफल, एक AK क्रिनकोव राइफल, एक चाइनीज स्टार पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कार्टेज, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, 20 टाइमर और बैटरी, और साथ ही 24 रिमोट कंट्रोल, 5 किलो का हैवी मेटल, वॉकी टॉकी, ये सब बरामद हुए। जो चीजें बरामद हुई हैं उसमें से वॉकी टॉकी का बरामद होना और रिमोट कंट्रोल्स का बरामद होना, इस तरह के केमिकल्स का बरामद होना, यह बताता है कि ये जो बरामदगी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के काम के लिए नहीं सामान इकट्ठा किए गए थे, बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे ये लोग। तीनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और उनका मित्र।
डॉक्टर मतलब ये है कि आम आदमी का भरोसा जीतने में ये लोग आसानी से कायम रहते हैं। मतलब कहीं अगर रूम रेंट पर लेना हो तो रूम रेंट आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो डॉक्टर है। केमिकल्स शायद इनको आसानी से मिल जाता होगा क्योंकि उनका प्रोफेशन ही डॉक्टरी का है। और पढ़े लिखे समझदार ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सोचिए देश विरोधी काम में ये लोग लगे हुए हैं। लानत है इन पर। क्या दिल्ली में ये पहली घटना घट रही है? नहीं, दिल्ली पहले भी दहल चुकी है। आइए बताऊं आपको कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं इससे पहले दिल्ली में। तो लिए चलता हूं आपको 1997 में लाजपत नगर ब्लास्ट हुआ था। 13 लोगों की मौत हुई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर चलते हैं 1998 में करोल बाग गैफिटी मार्केट ब्लास्ट हुआ था, 17 से ज्यादा मौतें हुई थी। फिर चलते हैं 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, सुरक्षा बलों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। फिर चलते हैं 2005 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 29 अक्टूबर 2005 3 धमाके जिसमें 60 से अधिक मौतें हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में ये हमले हुए थे। 2008 में लिए चलता हूं, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट से फिर दहली थी। 13 सितंबर 2008 कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट, 12 खंबा रोड सहित 5 स्थानों पर धमाके हुए थे। 26 से ज्यादा मौतें हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और 2008 में ही 27 सितंबर को फिर महरौली में बम ब्लास्ट हुआ था जहां 2 लोग मरे थे। 2011 में चलते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। 7 सितंबर 2011 गेट नंबर 5 के पास विस्फोट हुए थे जिसमें 15 मौतें हुई और 70 घायल हुए थे। 2021 में चलते हैं, इजरायली दूतावास के पास मामूली धमाका हुआ था। 29 जनवरी 2001 का दिन था ये बात और है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन क्या उसके बावजूद हम हमेशा ही धमाकों के बीच में खड़े होने के लिए शापित हैं? अमेरिका में भी 9/11 हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज तक दोबारा अमेरिका में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और उस घटना को अंजाम देने वाले ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घर में घुसकर मारा, एबटाबाद में घर में घुसकर मारा और उसकी लाश समंदर में ही दफना दी। भारत कब जागेगा? लगातार घटनाएं घट रही हैं। मैंने 1997 के बारे में बताया और अब 2025 है। क्या हम ऐसी घटनाओं को झेलने के आदी हो चुके हैं? क्या ऐसी मौतें हमको कहीं से कहीं तक दहला नहीं रही हैं? हमारी संवेदनशीलता कहां मर गई है? ऐसे समय में राजनीतिक पार्टियों और दलों से अलग होकर के देश के बारे में सोचना जरूरी है। और ऐसे कोई भी आतंकवादी गतिविधि जो आपके आसपास हो रही है, इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को और जिम्मेदार लोगों को जागने की जरूरत है। हमें संवेदनशील बनने की जरूरत है, क्योंकि ये घटनाएं आपके और मेरे लिए नहीं, ये देश की छाती पर घुसकर कील गाड़ने जैसा है और आतंकी इसमें लगातार सफल हो रहे हैं। आइए कुछ पड़ताल करते हैं, ये किस साजिश का हिस्सा हो सकती है, समझते हैं। एक वीडियो आप देखिए, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त करीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। हम पाकिस्तान का दिफा करना और पाकिस्तानी अवाम के जान और माल और इज्जत और वकार और घर बार का दिफा करना भी खूब जानते हैं और हम दुश्मन से इंतकाम लेना भी खूब जानते हैं। तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है, यह है लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी। इसने सितंबर 2025 में ही देश के प्रधानमंत्री को धमकाया था और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसने अपने समर्थकों की भीड़ को बोलते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले और अपने जालिम समाज को सुना दे कि वो समय आने वाला है जब इनके डैम भी हमारे होंगे, दरिया भी, और ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। तो ये आतंकवादी है जो लोगों की सभा को संबोधित कर रहा है खुलेआम, और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे। 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से बिलाल अलकायदा को गिरफ्तार किया। यह आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है अलकायदा। पुलिस को जांच में पता चला कि उसने अलकायदा के हैंडलर समेत करीब 4000 से ज्यादा फोन नंबरों में संपर्क किया था। पाकिस्तानी हैंडलर उसे आतंकी हमले की योजना को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे थे। वे सोशल मीडिया पर जिहाद की बातें करता था। अक्टूबर 2025 पीओके में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी शामिल थे। इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की योजना को अंतिम रूप दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। इसके लिए आईएसआई ने भारत में हमले बढ़ाने के आदेश दिए थे और साथ ही निष्क्रिय हुए टेरर सेल्स को फिर से जीवित करने का काम शुरू किया था।
लंदन सोशल मीडिया पर लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, जिसका वीडियो सामने आया जो कह रहा है कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। सोचिए, शंका कुल है, इज्जत वाला, आतंकी, निशंक निडर है। वो बता रहा है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो पता नहीं क्या कर रही है। क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसकर हम हाफिज सईद को ठोक देते हैं, जैसे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया। कोई आंख जो हमारी तरफ उठकर घूर कर देख रही है और जिसके बारे में खुलेआम दावा किया जा रहा है, हम उसके लिए कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि इस हमले के बाद भारत को अब पूर्वी सीमा की तरफ से सतर्क रहना चाहिए। यूनुस खान वैसे ही भारत विरोधी बयान दे रहा है। भारत जिस तरह से पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करता है, उसी स्तर पर पूर्वी सीमा की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। अब आते हैं सीधे नवंबर 2025 में। जांच अभी चल रही है, लेकिन जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका लिंक कहां से मिल रहा है, मैं आपको 2025 नवंबर यानी इसी महीने में क्या कुछ घटा है उसके बारे में भी आपको बताऊं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह जानकारी दे दी थी कि हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक एक ऑपरेशन चलाकर 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। इसमें करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट है। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे देखते हैं। पता चलता है कि पढ़े लिखे और प्रोफेशनल जो काम करने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ग्रुप को ट्रेस किया जाता है तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये इनका पता चलता है, इनका लिंक मिलता है। मुजम्मिल शकील जो है, इसके कमरे में रविवार को 360 किलो विस्फोटक और AK-56 राइफल मिलती है। सोमवार को शाहीन की कार से बरामद होते हैं कई सारे और इक्विपमेंट, जिंदा कारतूस और गन। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। यह अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। तो ये कुछ लिंक हैं और इस घटनाक्रम को ध्यान में रखने पर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। और जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी, इनको यह न लगा हो कि दिल्ली में जहां कहीं भी इनका विस्फोटक रखा हुआ है वहां तक पहुंच के पूरे इस नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और आनंद फानन में तो इन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट नहीं कर दिया। लगातार जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और जो कोई भी आतंकवादी संगठन इस घटना में शामिल हो उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। देश के मंत्रियों को, आकाओं को समझना होगा कि केवल कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए होगा। और इस बात के लिए भी समाज को आशान्वित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। चलते फिरते कहीं भी बम ब्लास्ट हो जा रहा है और सोचिए 1997 से लेकर 2025 तक लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। कभी पहलगाम हो जाता है, कभी अनंतनाग हो जाता है, कभी उड़ी हो जाती है, कभी दिल्ली, देश की राजधानी में भारत माता के सीने पर कोई आकर के बम फोड़कर चला जाता है और हम केवल कड़ी निंदा करते रहेंगे क्या? आपको क्या लगता है, क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। शालीन भाषा में अपने शब्दों को रखिए और शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म तक जहां पर आप हैं, ताकि हमारी ये बात जिम्मेदारों तक, समझदारों तक जरूर पहुंचे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। ऐसी घटनाओं की तह तक जाएंगे हम और समझेंगे घटनाओं को कानून के नजरिए से। नमस्कार, जय हिंद।